Hello students, hope you like my videos. If you like my videos then please like, share and subscribe your own channel धवल शाह इंजीनियरिंग। आज हम देखेंगे डिप्लोमा मैकेनिकल फोर्थ सेमेस्टर का एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट दैट इज़ कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। उसके अंदर हम चैप्टर नंबर 1 स्टडी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 पे जाने से पहले हम देखते हैं कि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एक्चुअली है क्या। तो आपने फर्स्ट सेम में जो पढ़ा था दैट इज़ BED, जो जिसको हम कहते हैं बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग। उसके बाद आपने पढ़ा सेकेंड सेमेस्टर में दैट इज़ योर MD मैकेनिकल ड्राफ्टिंग। उसके बाद जो थर्ड सेम आया उसके अंदर सब्जेक्ट आया दैट इज़ CAPM कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग जिसको हम कहते थे। ठीक है। तो BED में और MD में आपने क्या किया, इन दोनों में आपने ड्राफ्टिंग किया। बच्चों आपने ड्राफ्टिंग कैसे किया, तो जो भी ड्राइंग्स आप बनाते थे वो सारे हैंड से स्केच करते थे, ड्रॉ करते थे और शीट के ऊपर उसको ट्रांसफॉर्म करते थे। ठीक है। उसके बाद CAPM आया जिसके अंदर आपने सीखा ऑटोकैड, जो कि एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है। ठीक है। अब फोर्थ सेम में क्या होता है स्टूडेंट, फोर्थ सेम में जो इंट्रोड्यूस हुआ दैट इज़ योर सब्जेक्ट कैड, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जिसको हम कहते हैं। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स होता क्या है कि यहाँ पे हम ऑटोकैड भी पढ़ेंगे एंड सर्टेन सॉफ्टवेयर लाइक सॉलिड वर्क्स में स्टडीज़ आती है इसके अंदर। ठीक है। तो ये जो दो सॉफ्टवेयर आपके रहते हैं वो इसके अंदर फोर्थ सेम में आपको कवर अप करने होते हैं। तो यहाँ पे जो हम डिस्कशन करेंगे दैट इज़ टोटली अबाउट कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ठीक है। तो प्रीवियस सेमिस्टर में इसका जो रिलेशन है वो कैसे है कि जो आप फर्स्ट सेम से पढ़ते आए हो इसके साथ ये इस तरह कनेक्ट होता है। ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 की बात करें स्टूडेंट्स, तो चैप्टर नंबर 1 में क्या होता है, इट इज़ बेसिकली अ इंट्रोडक्शन ऑफ कैड। ये चैप्टर जो है उसके अंदर कैड का जो इंट्रोडक्शन है वो वहाँ पे दिया गया है। तो बच्चों हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो जो सबसे पहले जो पोर्शन आता है अगर उसके बारे में डिस्कस करें तो बेसिक टर्मिनोलॉजी आता है। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात करें तो उसके अंदर क्या समझाया गया है आपको कि जब आपको ऑटोकैड या फिर सॉलिड वर्क्स यूज़ करना है तो उस वक्त क्या होगा, सर्टेन बेसिक थिंग्स जो आपके दिमाग में होनी चाहिए। हालांकि ये सारी जो टर्मिनोलॉजी है उससे आप वाकिफ़ तो हो ही, वो आप जानते ही हो, बट यहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि आपको थोड़ा बहुत पहले से थोड़ा एक्सप्लेन किया है। तो उसमें सबसे पहली टर्मिनोलॉजी जो आती है दैट इज़ डिस्प्ले। तो वहाँ पे आप कह सकते हो बच्चों डिस्प्ले और मॉनिटर, मॉनिटर भी हम उसको कहते हैं। जो आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन रहती है उसको हम डिस्प्ले या फिर मॉनिटर कहते हैं। उसके बाद सेकेंड वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड दैट इज़ पिक्सल। अब अगर पिक्सल के बारे में आपको एक्सप्लेन करें तो स्टूडेंट्स पिक्सल का मतलब क्या होता है, तो जब भी आप कोई भी मोबाइल्स या वगैरह कुछ भी परचेस करते हो तो उस वक्त क्या होता है कि उसकी पिक्सल के बारे में वहाँ पे स्टडी होती है। वहाँ पे क्या होता है, उसके पिक्सल के बारे में स्टडी होती है। आप क्या करते हो, कहीं से भी अगर ऑनलाइन उसको परचेस करते हो तो फिल्टर में आप सब डालते हो, जैसे कि कितनी रैम चाहिए आपको, कितनी फिर वहाँ पे कितनी स्पेस चाहिए, उसकी जो डिस्प्ले है वो HD है कि नहीं। तो वो सारे फीचर्स जो आप मोबाइल में स्टडी करते हो वही सारे फीचर्स यहाँ पे कंप्यूटर में भी रहते हैं। कंप्यूटर के जो मॉनिटर्स रहता है उसके अंदर भी वो स्टडीज़ रहती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, पिक्सल कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो पिक्सल को आप कह सकते हो कि अगर आपकी कोई एक स्क्रीन है उसका सबसे छोटा सा पार्ट उसको आप पिक्सल कहते हो। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो डिस्प्ले है उसमें जितने ज़्यादा पिक्सल है उतनी उसकी क्लैरिटी है वो वहाँ पे बढ़ जाएगी। जैसे कि आपने कई बार पढ़ा है कि 4K स्क्रीन आती है, 4K वीडियोस आते हैं, HD वीडियोस आते हैं, तो वो पिक्सल के ऊपर डिपेंड करते हैं कि उसमें उतने ज़्यादा पिक्सल है। अगर इसका मैं एक एग्जांपल आपको दूँ तो आप नॉर्मल फ़ोन में पिक्चर क्लिक करते हो और DSLR जो आपका कैमरा रहता है उसके अंदर आप पिक्चर क्लिक करते हो, तो कई बार क्या होता है कि जो DSLR की क्लैरिटी होती है वो वहाँ पे ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उसका जो लेंस होता है, उसके जो पिक्सल कैप्चरिंग करने की जो कैपेसिटी होती है वो वहाँ पे ज़्यादा होती है। तो वो पिक्सल उसको वहाँ पे कहते हैं और उसका डिपेंडेंस उसके ऊपर रहता है। उसके बाद में अगर जब बात करें तो जो थर्ड टर्मिनोलॉजी आती है दैट इज़ रिजोल्यूशन। स्टूडेंट रिजोल्यूशन मतलब कि आपकी जो स्क्रीन है उसकी कैपेसिटी के बारे में वहाँ पे बात होती है। ठीक है।
उसके बाद अगर जो बात करें और जो टर्मिनोलॉजी, दैट इज़ रोम आता है। फिफ्थ वन इज़ रैम। रोम का फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए, जो अभी आगे हम स्टडी करने वाले हैं, दैट इज़ रीड ओनली मेमोरी। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये जो क्वेश्चन होता है वो आपकी एग्ज़ाम में जीटीयू में कैसे आता है कि लिस्ट आउट द टर्मिनोलॉजी। जनरली ये क्वेश्चन जो रहता है वो 2 मार्क्स में आता है कि जो टर्मिनोलॉजी है उसको लिस्ट आउट कीजिए। जनरली वहाँ पे 2 मार्क्स में जब वो क्वेश्चन आता है तो आपको 6 या 7 प्रॉपर्टीज़ जो मतलब कि टर्मिनोलॉजीज़ है वो वहाँ पे लिखनी होती है। ठीक है, तो इसके बाद मैं एक बताऊँ, दैट इज़ GUI। इसका फुल फॉर्म भी अभी हम आगे देखेंगे। उसके बाद वहाँ पे आता है प्रोसेसर, मतलब कि आपका जो कंप्यूटर है वो कौन से प्रोसेसर के ऊपर काम करता है। तो ये सारी जो थिंग्स होती है उसको बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। बच्चों यहाँ पे अभी तक हमने कैड पढ़ना शुरू नहीं किया है, यहाँ पे सिर्फ हम कंप्यूटर की बात करते हैं कि क्योंकि जो आपको सॉफ्टवेयर चलाने हैं, जैसे कि मैंने अभी बोला कि आपको ऑटोकैड या फिर सॉलिड वर्क्स चलाना हो तो उसके लिए सबसे बेसिक नीड क्या है कि आपके पास कंप्यूटर तो होना चाहिए। अगर आपके पास कंप्यूटर ही नहीं है तो फिर आप सॉफ्टवेयर कैसे चलाओगे। तो वो दिक्कत ना हो इसके लिए ये सारी टर्मिनोलॉजी यहाँ पे उन्होंने आपको पढ़ाई है। उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपके एवरी पेपर में आएगा ही आएगा, तो स्टूडेंट्स ये आपको ज़रूर नोट करना है, फुल फॉर्म्स, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में भी कई बार आते हैं 2 मार्कर में या फिर 3 मार्कर में भी वो आ सकते हैं। तो सबसे पहला फुल फॉर्म, जैसे कि हमारी बात हुई थी, रैम यहाँ पे दिया है, जिसका फुल फॉर्म मैंने लिखा है रैंडम एक्सेस मेमोरी। आप चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हो। रोम, रीड ओनली मेमोरी। अब यहाँ पे हम देखें तो 4 फुल फॉर्म है जिसमें कन्फ्यूजन होने में बहुत ही चांसेस रहते हैं। कन्फ्यूजन यहाँ पे पक्का हो सकता है। तो रोम में मैंने क्या लिखा, रीड ओनली मेमोरी। अब नेक्स्ट फुल फॉर्म है पी रोम। तो मुझे क्या करना है, रोम का जो फुल फॉर्म है वो पूरा नीचे कैरी फॉरवर्ड कर देना है। ठीक है, सिर्फ आगे पी है उसका मैंने लिख दिया प्रोग्रामेबल डबल डैश। आपको वहाँ पे स्टूडेंट्स डबल डैश नहीं करना है, आपको पूरा लिखना है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देन ई पी रोम, तो मैंने क्या किया, अभी सिर्फ ई का फुल फॉर्म पी रोम का पूरा ऊपर से उठा के ही मैं लिख दूंगा, दैट इज इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद डबल ई पी रोम इलेक्ट्रॉनिकल, फिर ऊपर से पूरा उठा के लिख दो इलेक्ट्रॉनिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है स्टूडेंट्स, कैड का फुल फॉर्म जो कि बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट का टाइटल है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। उसके बाद बात आती है कैम, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, जो कि आप 6th सेम में पढ़ोगे। ठीक है, CADD कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग एंड डिज़ाइनिंग, CAPM कंप्यूटर एडेड प्रोसेस मैनेजमेंट, CAPP कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग, CAE कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, USB जिसको आप बहुत ही बाखूबी जानते हो, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, जिसके अंदर आप अपने जो वायर्स होते हैं वो फिट ऑन करते हो, दैट इज़ योर USB। इससे आप बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर हो। BREP बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन, GUI जैसे कि आगे अभी हमारी टर्मिनोलॉजी के दौरान बात हुई थी कि हम पीछे उसका फुल फॉर्म देखते हैं, तो वो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। HTML जो कि आप स्कूलों में पढ़ के ही आए हो, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद अगर बात करें स्टूडेंट्स तो नेक्स्ट आते हैं फुल फॉर्म CD, जो कि एक डिस्क रहती है, आप PC के अंदर डाल सकते हो, कंप्यूटर डिस्क। उसका हायर वर्जन देखें तो उसको DVD कहते हैं, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी इसको कहते हैं, यहाँ पे मैंने वर्टेक्स लिखा है। CRT कैथोड रे ट्यूब, आप अपने जो पुराने टेलीविजन्स या फिर मॉनिटर आते थे उसके अंदर ऐसी ट्यूब आती थी जिसको हम कहते हैं कैथोड रे ट्यूब। एंड CSG जिसके बारे में हम पीछे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जिसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव सॉलिड ज्योमेट्री, जो है CSG। तो ये सारे फुल फॉर्म्स है जो डेफिनेटली आपको लर्न करने हैं, और 110% GTU की आपकी जब भी एग्ज़ाम होती है उसमें ये टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो पक्का आते हैं। उसके बाद का जो क्वेश्चन है दैट इज़ बेसिक स्टेप्स फॉर कैड। बेसिक स्टेप्स फॉर कैड, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के जो बेसिक स्टेप्स रहते हैं वो कौन कौन से रहते हैं स्टूडेंट्स। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर इसके बारे में हम पढ़े तो सबसे पहले क्या होता है, तो द डिज़ाइन होती है, मतलब कि अगर मैं आपको इजी वे में समझाऊँ तो अगर वर्कशॉप में कोई भी वर्कर काम कर रहा है तो वो क्या करेगा,
डिज़ाइन डिपार्टमेंट वाला जो बंदा है, जो इंजीनियर है, वो उसको एक ड्राइंग देगा, फिर वो ड्राइंग को स्टडी करेगा। वो क्या करेगा? ड्राइंग को स्टडी करेगा और उसके ऊपर से वहाँ पे वो काम शुरू करेगा। ठीक है, तो वो जो ड्राइंग उसने वर्कर को दे दिया, उससे पहले वाली जो प्रोसेसेस है वो सारी यहाँ पे आएगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखें तो क्या होता है, द डिज़ाइन प्रोसेस के बारे में बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, डिज़ाइन प्रोसेस तो हमारा ऊपर है ही, बट सबसे पहले यहाँ पे होता है नीड आता है, कि हमारी ज़रूरत क्या है वो हमने यहाँ पे ले ली। सबसे पहले नीड आता है, उसके बाद में क्या होता है, दैट इज़ प्रॉब्लम डेफिनेशन। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा, प्रॉब्लम की डेफिनेशन, मतलब कि पहले हमने ये देखा कि हमारी ज़रूरत क्या है, उसके बाद हमने उसको उसके ऊपर से एक प्रॉब्लम की डेफिनेशन बना ली। ठीक है, फिर हमने क्या किया, उसको सिंथेसिस किया। ये सिंथेसिस क्या है वो हम फिर बाद में समझते हैं। तो सिंथेसिस के दौरान हमने क्या किया, तो सिंथेसिस के दौरान हमने उसका बेसिक एक ड्राइंग बनाया, जिसको हम कहते हैं मॉडलिंग। उसको हम क्या कहते हैं, जियोमेट्रिक मॉडलिंग। तो आपके दिमाग में एक डाउट आ जाएगा कि सर ये मॉडलिंग मतलब क्या हुआ। यूजुअली मॉडलिंग का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी भी नॉन इंजीनियर आदमी से बात कर रहे हो, जो कि इंजीनियर फील्ड से बिलोंग नहीं करता है, और उसको आप बोलोगे तो आप क्या कहोगे कि ये मैंने ड्रॉ किया। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं कि ड्रॉ किया। ड्राइंग को हम जैसे ड्रॉ करते हैं वहाँ पे वो बात होती है। बट मॉडलिंग इज़ अ इंजीनियरिंग टर्म। मॉडलिंग का मतलब क्या होता है, ड्रॉ करना ही होता है, बट जो इंजीनियरिंग ड्राइंग होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, जियोमेट्रिक मॉडलिंग। तो जब जब ये सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे, जब वहाँ पे मॉडलिंग का डिस्कशन हो, तो आपको क्या समझना है, आपको यही समझना है कि मॉडलिंग का मतलब क्या होता है, ड्राइंग ड्रॉ करना। ठीक है, तो सिंथेसिस में हमने क्या किया, जो प्रॉब्लम की डेफिनेशन हमने बनाई थी उसके ऊपर से हमने ड्राइंग बना दिया वहाँ पे। अब क्या करेंगे, अब आगे हम करेंगे उसका एनालिसिस। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। एनालिसिस हम क्यों करेंगे, तो बच्चों एनालिसिस का जो मतलब वहाँ पे होता है वो यहाँ पे हम लिखेंगे, उसका इंजीनियरिंग एनालिसिस करेंगे। इंजीनियरिंग एनालिसिस मतलब कि फॉर एन एग्जांपल, अगर कोई एक कंपनी है जिसने ये कैप को बनाया है और स्केच पेन को बनाया था, तो उन्होंने पहले क्या किया होगा, क्या पहले से ही इसको बना दिया होगा? अरे नहीं बनाते ना। तो वो लोग वहाँ पे क्या करते हैं कि सबसे पहले इसकी डिज़ाइन बनाते हैं। डिज़ाइन में क्या करते हैं कि कितने प्रेशर से हम इसके ऊपर लिखेंगे तो ये जो प्लास्टिक है वो सस्टेन कर पाए। ठीक है, तो उसके ऊपर वो सारे एनालिसिस होते हैं। नहीं तो क्या होता है कि अगर मैं लिखता जाऊँ और ये पेन ही टूट जाए तो वो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि उसके ऊपर पूरा एनालिसिस किया होता है कि कितना प्रेशर आप दे, तब तक आपकी जो फिंगर्स होती है उसमें कितना प्रेशर डेवलप आप करें, तब तक इसको कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो वो सारा एनालिसिस इसके अंदर आ जाता है। अब एनालिसिस हो जाने के बाद क्या होता है, उसका ऑप्टिमाइजेशन होता है। इसके क्या होता है, इसके ऊपर ऑप्टिमाइजेशन होता है। तो ऑप्टिमाइजेशन में क्या होगा, उसका इवैल्यूएशन होगा कि भाई जो एनालिसिस हमने किया है वो एनालिसिस हमने परफेक्ट किया है, कि अब चाहो तो आप इसके रिगार्डिंग थोड़ी बहुत प्रोडक्ट्स बना सकते हो। ठीक है, तो फिर उसके ऊपर हम क्या करेंगे, जो फाइनल स्टेप हमारा आ जाता है, दैट इज प्रेजेंटेशन। तो बच्चों प्रेजेंटेशन में क्या होगा कि हम ऑटोकैड या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर हो उसके अंदर उसका ड्राफ्टिंग करते हैं। दिस इज़ अवर फाइनल स्टेप, कि जो ड्राफ्टिंग हमने कर दिया उसके ऊपर से फिर पूरी बैच की प्रोसेस होगी। तो इसको हम बेसिक स्टेप्स ऑफ कैड कहते हैं। जो नीड से शुरू होता है कि क्या हमें करना था, वहाँ से वो शुरू हुआ और आगे लास्ट में प्रेजेंटेशन तक वो वहाँ पे गया। तो यूजुअली जब आपकी जीटीयू एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है तो आपको सिर्फ ये डायग्राम ही ड्रॉ करना है। डायग्राम ड्रॉ करोगे, उसके ऊपर से अगर वहाँ पे एक्सप्लेन कहा है तो फिर आप समझा सकते हो कि पहले नीड आता है, उसके बाद उसकी डेफिनेशन आती है, फिर सिंथेसिस आएगा। सिंथेसिस में क्या करोगे, तो ड्राइंग बनाओगे, उसका इंजीनियरिंग एनालिसिस करोगे। इंजीनियरिंग एनालिसिस में क्या आएगा वो फिर हम आगे वहाँ पे देखते हैं। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डेफिनेटली आपकी एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, फंक्शन ऑफ कैड। ठीक है, कि जो कैड है उसका वर्क क्या है,
कैड में हम क्या क्या फंक्शन ले सकते हैं। तो सबसे पहला है जियोमेट्रिक मॉडलिंग। जैसे कि हमारी अभी बात हुई कि जब भी मॉडलिंग वर्ड आए तब आपको क्या समझना है, तो आपको उसके अंदर लिखना है कि यू कैन मेक 2D एंड 3D ड्राइंग। आप उसके अंदर इजीली बना सकते हो। मैं सिर्फ यहाँ पे पॉइंट के फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपको क्या करना है कि उसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो 2D या फिर 3D जो ड्राइंग होता है वो आप उसके अंदर बहुत ही ईजीली वे में बना सकते हो। फिर क्या होता है कि जो ड्राइंग का मॉडिफिकेशन होता है वो भी इजीली हो सकता है। आप ड्राइंग को स्टोर कर सकते हो, एक से ज़्यादा जो ड्राइंग होते हैं वो वहाँ पे आप स्टोर कर सकते हो। उसके अंदर जो मॉडिफिकेशन करना है वो भी आप बहुत ही इजीली कर सकते हो। कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन हो तो भी आप बना सकते हो। कई बार क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स पार्ट होते हैं जो फिज़िकली हाथ से अगर ड्रॉ करने हो तो वो टफ हो जाते हैं, तो आप सॉफ्टवेयर के अंदर इजीली बना सकते हो। उसके बाद जो उसका सेकंड जो फंक्शन है दैट इज़ इंजीनियरिंग एनालिसिस। अगर आपको उसमें इंजीनियरिंग एनालिसिस जो करना है तो स्टूडेंट्स इसके अंदर मैं आपको बहुत ही इजी कीवर्ड्स दे रहा हूँ, तो ध्यान से गौर कीजिए। ठीक है, तो जब भी ये पोर्शन में आपको लिखना हो तो आप क्या कर सकते हो, तो आप लिख सकते हो कि यू कैन डू इजीली टेम्परेचर एनालिसिस, जिसको हम थर्मल एनालिसिस भी कहते हैं। फिर क्या आएगा, फोर्स एनालिसिस वहाँ पे आप कर सकते हो, स्ट्रेस एनालिसिस वहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है, तो टेम्परेचर एनालिसिस है, फोर्स एनालिसिस है, फिर स्ट्रेस एनालिसिस भी आप उसके अंदर इजीली कर सकते हो। तो दीज ऑल आर एनालिसिस, डिफरेंट टाइप ऑफ एनालिसिस जो इसके अंदर आप इजी वे में वहाँ पे कर सकते हो। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको वॉल्यूम या फिर एरिया, जिसको हम मेंशुरेशन कहते हैं, उसकी कैलकुलेशन करनी हो तो भी आप वहाँ पे इजीली कर सकते हो वॉल्यूम या फिर एरिया की कैलकुलेशन। उसके बाद जो वहाँ पे अगर मैं बात करूँ वेट, डेंसिटी, उसकी कैलकुलेशन हो तो भी आप वहाँ पे इजीली कर सकते हो। तो ये सारे जो कीवर्ड्स है उसको आपको सिर्फ स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है और वहाँ पे इजीली फिर आप पॉइंट्स बना सकते हो। थर्ड टॉपिक इज दैट इज़ जो मेरे हिसाब से उसके फंक्शन रहते हैं, उसमें जो थर्ड टॉपिक है दैट इज इवैल्यूएशन। तो एक बार जो आपकी डिज़ाइन बन जाए उसमें फिर जैसे कि हमारी बात हुई वहाँ पे आप मॉडिफिकेशन तो कर ही सकते हो। कोई भी उसमें फाइनलाइजेशन पे जाने से पहले अगर कोई चेंजेस है तो वो मॉडिफिकेशन के फॉर्म में वहाँ पे आप कर सकते हो। फाइनलाइज ड्राइंग जो होता है वो वहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा एक जो और बहुत ही इम्पोर्टेंट इवैल्यूएशन में जो टॉपिक आता है दैट इज़ कि फंक्शन ऑफ कैड का ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है जिसको हम कहते हैं सिम्युलेशन। स्टूडेंट, सिम्युलेशन का मतलब क्या होता है कि अगर आपकी प्रोडक्ट बनी भी नहीं है, अगर आपकी प्रोडक्ट अभी तक बनी भी नहीं है, और जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूँ एक स्केच पेन के बारे में, तो ये पेन अभी बनी भी नहीं है, बट अगर वो प्रोडक्ट जब फ्यूचर में बन जाएगी तो उसका जो वर्किंग होता है वो डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर में हम पहले से देख सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई सारी प्रोडक्ट्स ऐसी होती है जिसका कॉस्टिंग बहुत ही ज़्यादा होता है, तो वो प्रैक्टिकली बनाना पॉसिबल नहीं होता, तो वो लोग क्या करते हैं डिज़ाइन में वहाँ पे सिमुलेशन करते हैं। सिमुलेशन का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे आप उसके बारे में स्टडी करोगे और वहाँ पे ऑन स्क्रीन कंप्यूटर के ऊपर आप उसका जो मोशन है वो वहाँ पे देख सकते हो, जिसको हम सिमुलेशन कहते हैं। तो सिमुलेशन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर फंक्शन ऑफ कैड। उसके बाद अगर बात करें तो वहाँ पे क्या आएगा, दैट इज़ लास्ट फंक्शन जिसको हम कहते हैं ऑटोमेटिक ड्राफ्टिंग। स्टूडेंट, ड्राफ्टिंग वाला पोर्शन भी इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब भी आपको वर्कर के थ्रू काम करवाना है, आपके टेक्नीशियन हो उसके थ्रू काम करवाना हो, तो आपको क्या देना पड़ता है, आपको ड्राइंग उसको देना पड़ता है। आप अपना कंप्यूटर लेके उसके पास नहीं जाओगे, क्योंकि कंप्यूटर पे तो आपको काम करना है, तो फिर आप क्या करोगे, ड्राइंग करोगे, उसको ड्राइंग में आप कन्वर्ट करोगे। तो ये ड्राइंग में जो आपको कन्वर्ट करना है वो भी आप कैड के अंदर बहुत ही इजीली कर सकते हो। फिर क्या करना है, आप उसकी प्रिंट निकालोगे और प्रिंट आपके वर्कर को दे दोगे, तो वो उसके ऊपर काम अपना वहाँ पे शुरू कर देगा। सो दिस 4 आर द बेसिक फंक्शन ऑफ कैड।
उसके बाद जो एक क्वेश्चन आता है दैट इज़ फाइल एक्सटेंशन फॉर कैड। स्टूडेंट्स, अभी एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? तो जब भी आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हो और अपनी फाइल को कंप्यूटर में सेव करते हो तो उसके पीछे लगता है .ppt, जिसको हम उसका एक्सटेंशन बोलते हैं। एक्सेल में बनाते हो तो वहाँ पे XLS आता है, और वर्ड में बनाते हो तो .doc आता है। PDF आपने कई बार सुना है तो वहाँ पे .pdf आता है। तो इसको हम एक्सटेंशन कहते हैं। एक्सटेंशन मतलब नथिंग बट कि जब आप उसको कंप्यूटर में सेव करते हो तो कंप्यूटर को पता चलेगा कि ये कौन से सॉफ्टवेयर की फ़ाइल है, ये पावर पॉइंट की फ़ाइल है, ये एक्सेल की फ़ाइल है। तो उसी तरह जब आप अपने ड्राइंग को सेव करते हो तो उसके लिए हमें जो एक्सटेंशन देने पड़ते हैं वो यहाँ पे मैंने दिखाया है। ऑटोकैड में क्या आएगा? start.dwg और dxp। सॉलिड एज में आएगा .par .asm। par किसके लिए होता है? ये होता है पार्ट, जबकि ये होता है असेंबली के लिए, और ये होता है आपका ड्राफ्टिंग। जो आप ड्राफ्टिंग दोगे वर्कर को, जो शीट के फॉर्म में होता है, वो उसके लिए होता है। सिमिलरली सॉलिड वर्क में मैंने क्यों यहाँ पे दिखाया, क्योंकि ये जो PAR और ASM है वही यहाँ पे रिपीट होता है, बट सॉलिड जो वर्क होता है उसमें आगे SLD फॉर सॉलिड लग जाता है। तो SLD PAR फॉर पार्ट, SLD ASM फॉर असेंबली एंड SLD DRW फॉर ड्राइंग। जो आप ड्राइंग बनाओगे उसके लिए ये यहाँ पे एक्सटेंशन लगता है। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है दैट इज़ लिस्ट आउट डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो कि अगेन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली आता ही है ये भी चैप्टर 1 में से। तो फर्स्ट जो सिस्टम आती है दैट इज़ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। स्टूडेंट्स, कार्टेशियन वर्ड का मतलब क्या होता है? जब आप स्कूल में पढ़ते थे तब ग्राफ आता था जिसके अंदर x, y आता था, तो इसको हम कार्टेशियन कहते हैं। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, उसके ऊपर फिर आप ड्रॉ कर देते हैं। तो कार्टेशियन में क्या होता है वो ऑलवेज रेफरेंस ओरिजिन को लेगा। वो क्या करेगा? ऑलवेज रेफरेंस ओरिजिन, मतलब ये y एक्सिस है और ये आपकी x एक्सिस है। तो वहाँ पे क्या होगा कि ऑलवेज 0 0, जिसको हम क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं, तो उसके रेफरेंस में काम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? अगर मुझे फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कि ये जो साइज़ है वो 30 mm है और यहाँ पे ये 40 mm है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर मैं ये पॉइंट की बात करूँ तो विथ रेफरेंस टू ओरिजिन क्या होगा? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 30 है, तो यहाँ पे 30,0 आ जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे 30 है, वाई पे उसका वर्टिकल कोई डिस्टेंस नहीं है। अब जबकि यहाँ पे बात करें तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 30 है, तो यहाँ पे आएगा 30, और वर्टिकल 40 है, तो ये 40 हो गया। सिमिलरली अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कुछ नहीं है, तो ये 0 आ जाएगा, और वर्टिकल डिस्टेंस जो होता है वो 40 आ गया, तो ये 0 40 हो गया। तो इसको हम कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो भी पॉइंट्स हमने लिए 1 2 3 एंड 4, वो चारों पॉइंट हमने ओरिजिन के रेफरेंस में लिए। हमने वहाँ पे क्या किया है? ओरिजिन के रेफरेंस में लिया है। उसके बाद जो सेकेंड सिस्टम आती है उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज़ रिलेटिव। उसको हम क्या कहते हैं? रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है कि जो भी पॉइंट आप लगाते हो उसके आगे हमें सिर्फ @ लगानी है। वहाँ पे हम क्या करते हैं? @ लगा के फिर कोऑर्डिनेट करते हैं। तो इसमें क्या होगा? ओरिजिन को रेफरेंस नहीं लेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या होगा? ओरिजिन को हम रेफरेंस नहीं लेंगे, मतलब ये 0 0 है, और ऊपर के साथ अगर हम उसको कंपेयर करें तो ये तो हमारा 30,0 ही रहेगा। ठीक है, फिर आगे बात करें तो यहाँ पे क्या हो गया? 40 आया, तो हमने क्या किया? अब यहाँ पे हम @ लगा देंगे, यहाँ पे भी @ हमने लगा दिया। तो यहाँ पे जब आप @ वर्ड लगाते हो, इसको हम क्या बोलते हैं? @। तो जब आपने @ वर्ड लगाया है तो वो फिर ओरिजिन को रेफरेंस में नहीं लेगा। वो क्या करेगा? अपने प्रीवियस पॉइंट, मतलब कि A B C और D की बात करें तो जब आप A लिखोगे तो वो ओरिजिन के रेफरेंस में होगा। उसके बाद मतलब कि यहाँ पे मैंने ओरिजिन को रेफरेंस ले लिया। अब जब आप B को लिख रहे हो तो वो A को रेफरेंस में लेगा, क्योंकि उसका प्रीवियस पॉइंट A है। फिर जब आप C लिखोगे तो वो B को रेफरेंस लेगा, और जब आप D लिखोगे तो वो C को रेफरेंस लेगा। तो इसमें स्टूडेंट्स फ़ायदा क्या है? इसमें एक ही फ़ायदा रहता है कि बारी बारी मुझे ओरिजिन के साथ कंपेयर नहीं करना पड़ता है, जबकि ये सिस्टम में क्या होता है? आपको ओरिजिन के साथ कंपेयर करना पड़ता है, तो वो वहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो कार्टेशियन में जो इश्यू था ओरिजिन वाला, वो सॉल्व करने के लिए इंट्रोड्यूस हुई रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसके बाद जो सिस्टम आती है दैट इज़ पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्टूडेंट्स, मैं डेफिनेटली एक चीज़ बताना चाहूँगा
कि ये चारों की चारों, इसके बाद भी एक सिस्टम है, चारों की चारों जो कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे उन्होंने दिखाई है उसका एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन है, जो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। पहले ये पोलर समझ लेते हैं। तो पोलर में क्या हुआ कि जो 40 की लेंथ है और वहाँ पे आपको दिखाया है एंगल, तो यहाँ पे क्या हुआ, L लेस देन थीटा हो गया। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो पहले दो सिस्टम हमने समझी उसमें क्या हुआ, कोऑर्डिनेट्स आते थे, मतलब कि एक्स वाई, इसके अंदर भी हम देखें तो कोऑर्डिनेट्स ही आते हैं, बट अगेन यहाँ पे भी एक्स वाई फॉर्मेशन ही रहता है। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो कि कोऑर्डिनेट्स निकल गए, मतलब कि ये पॉइंट पे से आपको दिस पॉइंट पे जाना हो तो डायरेक्टली उसकी लेंथ लेस देन थीटा, वो लिखो आप, लेंथ लेस देन थीटा, तो डायरेक्टली आपको वहाँ पे आपका आंसर मिल जाता है। सपोज अभी आपको यहाँ से आगे जाना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो पॉइंट है उसका ओरिजिन से रेफरेंस लेना पड़ेगा और यहाँ से जो एंगल है वो आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो अगेन पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होता है कि ओरिजिन को तो रेफरेंस में लेना ही पड़ता है, बट यहाँ पे एक फ़ायदा क्या हो गया कि जो बारी बारी हमें एक्स और वाई दोनों फाइंड करने पड़ते थे वो इश्यू यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होगा, सिर्फ लेंथ और एंगल ही आप दिखाओगे तो आपका काम हो जाएगा। उसके बाद जो सिस्टम आती है दैट इज़ रिलेटिव पोलर। अभी स्टूडेंट्स रिलेटिव में क्या हुआ था, एट द रेट वर्ड आया था, और पोलर में क्या हुआ, एल लेस देन थीटा, तो इन दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया, दैट इज एट द रेट लेंथ लेस देन थीटा। तो अब क्या होगा कि फर्स्ट पॉइंट पे से सेकंड पे जाना है तो वो तो मैंने लेस देन 60 के हिसाब से ले लिया। अब सपोज मुझे यहाँ से आगे जाना है, ठीक है, तो ये लेंथ जो है वो मेरी 20 की है, तो मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दे दूंगा, एट द रेट लेंथ कितनी है 20 है, लेस देन ये जो एंगल है वो कितना है 0 का है, तो आप यहाँ पे 0 दे सकते हो। मतलब कि स्टूडेंट्स जो फोर्थ वाली मेथड है रिलेटिव पोलर वो आपके लिए बेस्ट है। क्यों बेस्ट है, क्योंकि फोर्थ मेथड में आप देख सकते हो एक्स वाई वाला इश्यू सॉल्व हो गया, एक्स वाई की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर एल लेस देन थीटा की बात हुई तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बारी बारी जो ओरिजिन पे खेलना पड़ता था वो ओरिजिन अभी निकल गया। फोर्थ मेथड में हमने क्या किया, सिर्फ आगे एट द रेट एल लेस देन थीटा लगा दिया, तो वो क्या हुआ, ये हमारे लिए बेस्ट हो गया। क्यों, क्योंकि एक्स वाई वाली पोजीशन थी वो भी निकल गई, एल लेस देन थीटा से जो बारी बारी ओरिजिन पे जाना पड़ता था वो भी यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो इसके ऊपर से ही हम चैप्टर नंबर 4 पे जब जाएंगे वहाँ पे सारे प्रोग्राम हम सीखेंगे। तो ये जो सारी कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो इम्पॉर्टेंट रहती है, बट अगर एग्ज़ाम के फॉर्म में आप देखना चाहो तो जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो कई बार आती है एग्ज़ाम में, और जो फर्स्ट सिस्टम है आपकी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ये दोनों तो आपको पक्का करनी ही करनी है। बट यहाँ पे हमने आपको फोर्थ सिस्टम क्यों समझाई, तो वो हमने एक्सप्लेन इसलिए की है क्योंकि जब हम चैप्टर 4 में प्रोग्राम सीखेंगे तब वहाँ पे ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो वहाँ पे इसका यूज़ डेफिनेटली होगा, तो वहाँ इसीलिए हमने यहाँ पे ये सिस्टम आपको पढ़ाई है। उसके बाद जो स्टूडेंट्स एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दैट इज़ 2D ट्रांसलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन भी उसको कहते हैं, और 2D स्केलिंग। तो मैंने यहाँ पे दोनों को कंपेयर करके ही दिखाया है जिससे आपको पता चले कि दोनों कितने सिमिलर है एक दूसरे के साथ। तो आप क्या करोगे, एक ही को याद रखो तो दूसरा अपने आप याद रह जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक्स वाई इनिशियल लोकेशन, सिमिलरली यहाँ पे भी एक्स वाई इनिशियली रहता है, एक्स डैश वाई डैश लोकेशन आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, एक्स डैश वाई डैश यहाँ पे लोकेशन आफ्टर तो रहता ही है बट स्केलिंग हो जाता है, टी एक्स टी वाई मतलब कि ट्रांसलेशन मूवमेंट, यहाँ पे स्केलिंग मूवमेंट है एस एक्स एस वाई, यहाँ पे जो स्केलिंग वर्ड है इसलिए यहाँ पे एस लिया, यहाँ पे ट्रांसलेशन है ट्रांसफॉर्मेशन है तो यहाँ पे टी लिया, ठीक है। अब क्या किया, ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है बच्चों की, आपका जो जॉब होता है वो जो एक पोजीशन है वहाँ से दूसरी पोजीशन पे मूव हो जाएगा, उसकी साइज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट साइज़ में छोटी बड़ी नहीं होगी, जबकि स्केलिंग का मतलब क्या होता है, जगह वहीं की वही रहेगी, जगह उसकी चेंज नहीं होगी, बट वो जो फिगर है वो छोटी हो जाएगी या फिर लार्ज हो जाएगी, जिसको आप ईडी के दौरान आपने पढ़ा था, स्केल आया था आपको वहाँ पे, एनलार्ज स्केल, रिड्यूस स्केल एंड सेम स्केल। तो एनलार्ज में क्या होता है वो बड़ा हो जाता है, रिड्यूस में क्या होता है वो छोटा हो जाता है। तो स्केलिंग में क्या होगा, मूवमेंट नहीं होगी बट उसकी जो साइज़ है वो लंबी या फिर छोटी हो जाती है। तो यहाँ पे एक्स डैश इक्वल टू हमने ले लिया एक्स प्लस टी एक्स, यहाँ पे वाई डैश इक्वल टू वाई प्लस टी एक्स। तो सिमिलरली कंपेयर करो, एक्स डैश वाई डैश इज इक्वल टू एक्स इंटू एस एक्स हो जाता है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, ठीक है। अब मैट्रिक्स फॉर्म में हमने ले लिया,
एक्स डैश वाई डैश मतलब कि इन दोनों को यहाँ पे दिखा दिया मैंने। एक्स वाई के अंदर क्या किया है, जो उसकी मूवमेंट है उसको ऐड किया है, मतलब कि ये जो डिस्टेंस हमें मिला है उसको ऐड कर देते हैं, तो डायरेक्टली हमें आंसर मिल गया। यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स डैश वाई डैश इक्वल टू एक्स वाई डॉट एस एक्स एस वाई हमने ले लिया, ठीक है। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करके उसका आंसर ला दिया है। तो ये बहुत ही सिमिलर है दोनों के साथ। ट्रांसलेशन में मूवमेंट होता है, जबकि स्केलिंग में साइज़ वहाँ पे लार्ज या फिर एन लार्ज हो जाती है। उसके बाद स्टूडेंट्स जो लास्ट क्वेश्चन हमारा रहता है दैट इज़ 2D रोटेशन। अभी रोटेशन में क्या होगा, ट्रांसलेशन में मूवमेंट हुई थी, स्केलिंग में साइज़ लंबी हुई या फिर छोटी हो गई। रोटेशन में क्या होगा, साइज़ वहीं की वहीं रहेगी, मूवमेंट चेंज, मतलब कि एंगल पे अब उसको फॉर्मेशन मिलेगा। मतलब कि आपका इनिशियल जॉब यहाँ पे है, तो आफ्टर रोटेशन वो क्या हो जाएगा, एंगल पे मुड़ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सिमिलरली वही एक्स डैश वाई डैश इक्वल टू एक्स वाई डॉट हमने ले लिया है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। तो रोटेशन के बाद क्या होगा, वहाँ पे मूवमेंट उसको मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स दीज आर द सम बेसिक क्वेश्चंस ऑफ योर चैप्टर 1, जिसके अंदर हमने पढ़ा सबसे पहले जो टर्मिनोलॉजीज थी वो पढ़ी, जो आपको पक्का करनी है। फिर फुल फॉर्म आपको करने हैं। फुल फॉर्म के बाद फंक्शन ऑफ कैड आप करोगे। फिर बेसिक स्टेप्स ऑफ कैड था, जिसके अंदर हमने डायग्राम वहाँ पे देखा। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमने क्या देखा, तो जो 2D स्केलिंग था, ट्रांसलेशन और रोटेशन वो देखा। और फिर ड्राइंग एक्सटेंशन हमने देखे, वो सिर्फ आपको करने, ठीक है। इसके अंदर अगर आप मेरे हिसाब से देखो तो फंक्शन ऑफ कैड, फुल फॉर्म, बेसिक स्टेप्स ऑफ कैड और 2D स्केलिंग और यस कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो इतने क्वेश्चन तो आपको करने ही करनी है, तो यू कैन स्कोर इजीली इन योर GTU एग्जाम्स। इन आवर नेक्स्ट ऑफ वीडियोज वी विल सी सम अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। होप यू लाइक माई वीडियोज़। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन प्लीज़ लाइक, नीचे जाके सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।